आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आज हम क्लास 10th RBSC हिंदी चैप्टर 8 नागार्जुन के बारे में, उनकी लिखी कविता और आज और उषा की लाली की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1998 ईस्वी में। तो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। अब इनकी प्रमुख कृतियां: युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और तालाब की मछलियां, ओ मंत्र भूल जाओ पुराने सपने, ये सभी उनकी लिखी हुई कृतियां हैं। अब पाठ के विषय में पाठ परिचय। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दूरता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहां एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है और वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है और भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। दूसरी कविता है उषा की लाली। तो उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा, जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है, से कवि दूर नहीं होना चाहता। अब कविता का भावार्थ। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें, हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, और अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। तो प्रस्तुत कविता में नागार्जुन ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के शुष्क तपन से भरे परिवेश का चित्रण किया है और वे कहते हैं कि वर्ष अभी कल तक गालियां देती तुम्हें, हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व अर्थात कल के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अभी कल तक अर्थात भीषण गर्मी से हताश निराश किसान तुम्हें गालियां देते थे, अर्थात ग्रीष्म काल को कोसते रहते थे, और अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, और अभी कल तक गोरैयों के झुंड धूल में खेलते रहते थे, और अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, और अनाज उगलने वाली खेतों की मिट्टी एकदम सूखी हुई और पत्थर के समान
कठोर थी और अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक और आकाश बादलों और अभी कल तक मेंढक धरती के अंदर दुबके पड़े थे और आकाश और अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान और आकाश बादलों से रहित वह धूल लू के व्यापक होने से फीका दिखाई दे रहा था। इसका आशय यह है कि ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती शुष्क हो गई थी और किसान हताश और निराश हो गए थे और सारा वातावरण धूल भरी लू के चलने से कष्टदायक बन गया था। तो ऐसे में लोग वर्षा ऋतु के आने की आशा लगाए बैठे थे। कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु से परेशान होकर लोग वर्षा ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसमें वे बता रहे हैं कि किस तरह हम ग्रीष्म ऋतु से परेशान हो गए हैं, जिसके कारण चारों तरफ का वातावरण सूखा है और धरती भी सूखी पड़ी है और वर्षा ऋतु का इंतजार हो रहा है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया और कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने के बाद वर्षा ऋतु जब प्रारंभ हो गई तो आकाश में बादलों की घटा रूपी तंबू बन गए हैं और आज वर्षा ऋतु रूपी सुंदरी लगातार बूंदा बूंदियों के माध्यम से मानो अपनी पायल छमका रही थी या बजा रही थी। जैसे मतलब बारिश की बूंदें गिरती हैं चमचम से, उसी तरह मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्षा ऋतु सुंदरी वो अपनी पायल छनका रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई है विराम। और भाव यह है कि वर्षा की बूंदें जब छम छम कर गिरने लगी हैं तो इस मौसम में झिंगुर भी लगातार अपने स्वर रूपी सहनाई को बजाने लग गए हैं कि मानो वे वर्षा रानी के स्वागत में सहनाई बजा रहे हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और इस वर्षा ऋतु के आगमन पर मोर भी नाचते थिरकते हुए जोरों से कलरव करने लगे हैं और कूकने लगे हैं और नाच रहे हैं। और आज आ गई है वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर। और इस वर्षा ऋतु के आगमन से दूब जो झुलसी हुई थी गर्मी में, उसमें भी जान आ गई है, उसके अग्रभागों में वापस जान आ गई है, अर्थात वह भी हरी दिखने लगी है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। और तथा आज ग्रीष्म ऋतु भी अपना सारा सामान साजो सम्मान तथा संगी साथियों को समेटकर इस धरती से चुपचाप विदा हो गया है। अर्थात संसार को तपा देने वाला ग्रीष्म काल अब अपना सारा ताम झाम और तपन लू आदि को समेटकर चुपचाप चला गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। अब दूसरी कविता है उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि उषा काल में प्राकृतिक परिवेश में जो लालिमा छा जाती है उसका सुंदर चित्रण हुआ है इन्हीं पंक्तियों में। और वे कह रहे हैं कि उषा की लालिमा में हिमालय की चोटियां स्वर्णिम चमक से निखर गई हैं और वे सोने जैसी लग रही हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। अब कहते हैं कि उषा काल में सूर्य जब कुछ आगे बढ़ता है तो कवि उसकी बदली हुई मनोरम छवि को एकटक देखता ही रह गया तथा आश्चर्यचकित हो गया। अब कहते हैं डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा जाए न बिखर। अब कवि कह रहे हैं कि जब मतलब उषा काल की लालिमा के कारण सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा तो कवि उसकी मनोरम छवि को देखकर एकटक से आश्चर्यचकित हो गए और फिर कवि को यह भय लगने लगा कि कहीं प्रातः काल की यह चमत्कारी शोभा बदरंग न हो जाए, कहीं यह प्राकृतिक सौंदर्य शीघ्र बिखर न जावे। और उषा की लालिमा में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। अब आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उषा की लालिमा जब धरती एवं हिमालय पर फैली तो उससे सारा परिवेश स्वर्णिम आभा से रंग गया और सब और स्वच्छ चमक फैल गई और हिमालय के बर्फीले शिखर सोने के समान चमकने लगे, जिससे कवि को उषा की लाली अति मुग्धकारी होने लगी और या उससे अच्छी लगने लगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब उषा की लालिमा मतलब प्रातः काल में जब सूर्य उदित होता है तो सभी तरफ ऐसे लगता है जैसे स्वर्णिम चमक से आभा निखर गई हो, सभी पर्वत ऐसे लगते हैं जैसे सोने से लग रहे हैं और
उनको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर में जैसे ये आगे बढ़ेगा सूर्य, तो ये जो चमत्कारी आभा है ये बिखर ना जाए, क्योंकि इसी के कारण सभी तरफ हिमालय पर फैली हुई स्वर्णिम आभा से रंग गया है सारा आसमान, और चारों तरफ स्वच्छ चमक फैल गई है, और उसी के कारण हिमालय के बर्फीले शिखर भी सोने के समान चमकने लगे हैं। तो प्रस्तुत कविताओं में एक कविता में उन्होंने कल और आज में कहा है कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है, और उषा की लाली में उषा की लालिमा के कारण जो मतलब चारों तरफ का वातावरण होता है उन दोनों का वर्णन किया है। अब इसके कठिन शब्दार्थ। उषा की लाली, हिमगिरी, हिमालय, कनक, सोना या सोने जैसा, शिखर, चोटी, रवि, सूरज। दूसरी कविता है कल और आज, खेतीहर, किसान, पथराई, पत्थर के समान, बदरंग, फीका, अविराम, लगातार, दूब, घास। अब इन्हीं पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? कबूतर, गोरैया, झिंगूर, मेंढक। तो इसका सही उत्तर है ख, गोरैया। ग्रीष्म की धूल में कौन? गोरैया नहाते थे। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचनाक्रम करते थे? तो इसका सही उत्तर है क, अर्थात नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में भी रचना करते थे। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? इसका उत्तर है, इस कविता में प्रातः काल का वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 4, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? इसका उत्तर है, भीषण गर्मी के कारण खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी, क्योंकि बरसात नहीं हुई थी इसलिए वह मिट्टी कठोर हो गई थी तब कर। प्रश्न नंबर 5, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? इसका उत्तर है, गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और धूप और धूल के कारण आसमान बदरंग लग रहा था। प्रश्न नंबर 6, उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? इसका उत्तर है, उषा काल का दृश्य पल पल बदल रहा था, अतः कवि को डर था कि कहीं वह सुंदर दृश्य शीघ्र ही अपनी सुंदरता को न खो दे। अर्थात जब उषा काल में वो सुंदर सुहावना मौसम हो रहा था, चारों तरफ वातावरण मतलब सुनहरा लग रहा था, तो वो कवि कह रहा था कि जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेगा और ये वातावरण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, कविता में हिमगिरी हिमालय को कहा गया है, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हैं। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? इसका उत्तर है, सारे जगत को अपने ताप से तपाती ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु ने बाहर कर दिया है। वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घटाएं घुमड़ने लगी, बदरंग आसमान श्याम रंग में रंग गया, बूंदे बरसते ही प्यासी धरती तृप्त हो गई, और किसानों के मुख पर मुस्कान थिरकने लगी। रातें झिंगुरों की झंकार से गूंजने लगी, और वीरान वनों में भौरों की मधुर कूकें सुनाई देने लगी। सूखी जा रही धूप फिर से हरी हो गई, और वर्षा का राज्य आते ही गर्मी अपना सारा सामान समेटकर चलती बनी। प्रश्न नंबर 9, उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन की काव्य कला इस छोटी सी रचना में मनमोहक रूप में सामने आई है। कवि ने सटीक शब्दावली का उपयोग करते हुए अपने शब्द चित्र संजोने की कला का पूरा प्रदर्शन किया है, और भाषा शैली के कुशल प्रयोग से कवि ने उषाकालीन प्राकृतिक दर्शावली को पाठकों के सामने साकार सा कर दिया है। आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण का सुंदर उपयोग हुआ है। कवि के साथ इस कविता के पाठक भी कवि की कल्पना एवं केची से उभारे गए शिल्प सौंदर्य को अपलक देखते रह जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कल और आज कविता में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय कराया है। ग्रीष्म ऋतु के झुलसा देने वाले ताप के पश्चात सजल एवं शीतल वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले सुखद प्राकृतिक परिवर्तन का कविता में चित्रण हुआ है। कवि ने दो ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के दो पक्षों को प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म की मार से प्रकृति को कोसते किसान, बेचैन पक्षियों का धूली स्नान, और खेतों की मिट्टी की पथराई काया
और गर्मी के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे बैठे मेंढक और उदासी बरसाता बदरंग आसमान, ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक हैं। दूसरी ओर कवि ने वर्षा ऋतु के रूप में सुशासन से प्रसन्न जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। आसमान से अब आग नहीं, शीतल बूंदें बरस रही हैं। बादलों के तंबुओं ने धूप को रोककर सर्वत्र छाया कर दी है और गर्मी की वीरान रातें अब झिंगुरों का शहनाई बजा रही हैं। भौरों के शोर से जंगल गूंज रहे हैं और इस प्रकार परिवर्तन की बयार ने ग्रीष्म के कुशासन का अंत कर दिया है। कवि ने कल और आज कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश देना चाहा है। प्रश्न नंबर 11, आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठता है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है प्रकृति और मनुष्य का सदा से अटूट संबंध चला आ रहा है। प्रकृति के विविध मनोहारी दृश्यों ने सदा मानव मन को आकर्षित और प्रफुल्लित किया है। मुझे भी प्रकृति दर्शन का बड़ा चाव रहा है। नगर के बीच रहते हुए प्रकृति के सुंदर स्वरूप के दर्शन के अवसर कम ही मिल पाते हैं। फिर भी जब भी ऐसा अवसर आता है, मैं उसका पूरा आनंद लेने का प्रयत्न करता हूँ। पिछली गर्मियों में मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। वहां गंगा की गंभीर और विस्तृत धारा को देख मैं कुछ समय के लिए अपने आप को भूल सा गया। जब देवी दर्शन के लिए उड़न खटोले में बैठकर धरातल से पर्वत शिखर की ओर चला तो पहले डर लगा, किंतु ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे का विहंगम दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे मन में अपूर्व प्रफुल्लता बढ़ती चली गई और प्रकृति की विराटता, वन उपवन और नए नए स्वरूपों और श्रृंगारों को देखकर मैं भी कवि नागार्जुन की भांति अपलक उन दृश्यों को निहारता रहा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, और आज झिंगुरों की सहनाई विराम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि नागार्जुन की कविता कल और आज से लिया गया है। कवि इस अंश में वर्षा ऋतु के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और दृश्यों के सजीव बिंब प्रस्तुत कर रहा है। तो इसकी व्याख्या आप हमारे इस वीडियो में जो व्याख्या के नाम से है उसमें देख लेना। ख, डर था प्रतिपल हिमगिरी के कनक शिखर। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि नागार्जुन की लघु कविता उषा की लाली से लिया है। कवि ने इन पंक्तियों में उषा काल का मनोहारी चलचित्र अंकित किया है। इससे पिछली स्लाइडों में मैंने इन दोनों कविताओं का भावार्थ प्रस्तुत किया है, तो वो आप स्वयं देख लेना। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।